शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशि नसीम की तरफ से सत्यमेव जयते। साथियों, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से थोड़ी देर पहले कहा था कि आप सभी को अपनी वॉइस नोट में लखनऊ कोर्ट में हुई कल की सारी घटनाओं के बारे में बताऊंगा, अपडेट करूंगा। उसी क्रम में मैं आप सभी लोगों को सबसे पहले आज इस दलाल सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव की कुछ मनोस्थिति और आज की स्थिति के बारे में बताना चाहूंगा पहले, ताकि हर वो व्यक्ति जिसने इस दो कौड़ी के उठाई गिरे इंसान की वजह से अपने मन में एक भय फैला लिया था, एक डर पैदा कर लिया था, या उसे लगने लग गया था कि ये इंसान जो चाहे वो कर सकता है, कानून साथ खिलवाड़ कर सकता है, उनके दिल और दिमाग से इस इंसान का डर निकलना शुरू हो जाए। आज इस उठाई गिरे की स्थिति यह कि कल ये कोर्ट के अंदर जब चुपचाप बैठा था, कुछ बोल नहीं पाया, तो आज और कल जो बीता है, इसने अपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई भी ऐसी अपडेट नहीं डाली। और क्यों नहीं डाली? बड़ा दिन था, जवाब देना बनता है। जब इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर कोई बात होती तो सीधा आकर के सबसे पहले अपने सोशल मीडिया पेज पर उल्टी सीधी बातें डालता था भरमाने के लिए आप लोगों को। और आज लखनऊ कोर्ट में जहां पे इन सब की चोरी पकड़ी गई है, जहां इन लोगों ने अपने पाप का पूरा एक पेड़ लगा रखा था जिसके फल ये खा रहे थे, जब वहां चोरी पकड़ी गई और कोर्ट की अब दृष्टि इन लोगों की तरफ घूमनी शुरू हो चुकी है, तो बाहर आकर के ये दो कौड़ी को उठाई गिरा, उल्टे सीधे कभी एसोसिएट के खिलाफ में, कभी मेरे खिलाफ में फालतू बातें डाल रहा है। आप बताइए, ये दो कौड़ी का बेहुदा इंसान पिछले 4 सालों से हिंदुस्तान की कितनी बड़ी कंपनी, उसके कस्टमर, उसके मुकदमों की लगातार पैरवी होने का दम भर रहा था। और आज इस उठाईगिरों को मिला क्या है? सिर्फ सोशल मीडिया पर मेरे फोटोग्राफ्स, कुछ एसोसिएट के फोटोग्राफ्स, अचीवर्स लिस्ट, इसके अलावा कुछ रह नहीं गई इसके पास। साथियों, इसके साथ ही साथ मैं आपको खबर कर दूं कि ये उठाई गिरा जिन लोगों के बारे में सोशल मीडिया पर लिख रहा है, उन लोगों को फोन करके उनसे माफिया भी मांग रहा है और कह रहा है कि हमारी आपसे कोई लड़ाई ही नहीं है, वो तो बस मुझे नाम लेकर, कंपनी नाम लेकर के वो ऐसा सा कह रहे हैं, इसलिए उसी गुस्से में हो गया। यानी यहां तक इसकी मनस्थिति हो गई है। 3 से 4 ऐसे लोगों के मेरे पास संदेश आ चुके हैं जिसमें बताया जा रहा है कि सर, लगता है ये पागल हो गया है। क्या रीज़न है? रीज़न सिर्फ इतना सा है कि सर फ़ोन करके कह रहा है, यानी इसको समझ नहीं आ रहा है इसे कहाँ जाना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि कल लखनऊ कोर्ट में हुआ क्या। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि लखनऊ कोर्ट के अंदर संदीप पांडे और अन्य की बेल कैंसिलेशन पे सुनवाई चल रही है। ये बेल कैंसिलेशन अंगद राय की तरफ से डाला गया है, जिसमें इस दो कौड़ी को उठाई गिरे दलाल ने अपनी तरफ से एक हलफनामा दिया है कोर्ट में अंगद राय की तरफ से, यानी खुद बनाकर, जिसमें इसने दिखाया कि अंगद राय को सब कुछ मिल गया है और सारी चीज़ें अंगद राय प्राप्त कर चुके हैं और इनको अब कोई शिकायत नहीं, और संदीप पांडे की बेल करा दी गई। उस बेल के आधार पर अन्य लोगों की भी बेल कराई गई। अब हुआ यह कि अंगद राय साहब, जो कि यहाँ मौजूद रहते नहीं थे, वो भारतीय सेना के एक कर्मचारी हैं, एक सैनिक हैं, और वो अपने फ्रंट पर अपनी ड्यूटी पर थे। इस दलाल व्यक्ति ने संदीप पांडे की बेल कराई और यह मुद्दा तकरीबन 1 साल पहले भी उठाया गया। जब यह मुद्दा उठाया गया तो उस समय पर संदीप पांडे ने विद्रोह की भाषा इस्तेमाल करी और उसके बाद ये मामला धीरे 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 अपनी प्रगति की तरफ बढ़ता रहा, लेकिन लोगों का ध्यान इस तरफ नहीं गया था। यकायक कई ऐसे लोगों का ध्यान लोगों की बेल की तरफ जाना शुरू हो गया और हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद, जिसमें हाईकोर्ट ने पूछा हुआ था कि अब तक एफआईआर में कितने लोगों की अरेस्टिंग हुई है, कितने लोग की बेल हुई है और कितने लोग फरार हैं, उस डेटा में मैनिपुलेशन था। जो भी ईओडब्ल्यू की तरफ से डेटा दिया गया उसमें सिर्फ नंबर्स दिए गए, लेकिन जिनकी बेल हुई, बेल का आधार नहीं बताया गया। और यह बेल का खेल सिर्फ और सिर्फ लखनऊ में नहीं, हर जगह चला है। उस मैनिपुलेशन में जब कुछ लोगों की नजरें पड़ी तो समझ में आया कि ऐसे तो न जाने कितने केसेस हैं जिसमें कस्टमर एफआईआर करा के इसके चैम्बर से चला गया और इस उठाई गिरे ने उन कस्टमर की तरफ से साइन किए गए वकालतनामा की सिग्नेचर या सादे पेज पे साइन लिया था, उसका इस्तेमाल करके जिन लोगों को नामित करवाया गया था मुकदमे में, उन लोगों से बेल के नाम पर मोटा पैसा वसूला और उन्हें बेल करा के छोड़ दिया। और इसकी भाषा में कस्टमर गया
तेल लेने। जब यह प्रकरण खुलकर के सामने आया तो अभी बैक टू बैक तकरीबन 10 ऐसे केस हैं जो कंपनी की नजरों में, जिसे कंपनी पूरी से मॉनिटर कर रही है, अभी केस कोर्ट के अंदर डाले गए हैं, जहां लोगों ने बेल अपोज करने की एप्लीकेशन डाल दी और पीछे से तकरीबन 100 ऐसे केस पाइपलाइन में हैं। और हम आशा करते हैं कि न्यायालय, न्यायपालिका इस बात को स्वतः संज्ञान लेकर के सभी एफआईआरों की और सभी बेल की जांच करवाएगी। यह एक कानूनी प्रक्रिया है, इसमें किसी प्रकार से सही और सच्चे इंसान को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। तो फिलहाल इसी केस की सुनवाई में संदीप पांडे की बेल एप्लीकेशन कैंसिलेशन में एनबीडब्ल्यू हो चुका है। मैं आप लोगों को बता दूं, एनबीडब्ल्यू होने का मतलब ही यह होता है कि इनका एक विकेट गिर गया। अगर ये सच्चे होते तो उस बेल कैंसिलेशन में एनबीडब्ल्यू क्यों हुआ होता। फिलहाल ये सारे के सारे लोगों ने कोर्ट को उलझाने के लिए कोर्ट पे आरोप लगाया कि कोर्ट मैनेज कर ली जाती है, पैसा दे दिया जाता है, रिश्वत दे दिया जाता है, और अपनी पसंदीदा कोर्ट में ले जाने के लिए इस केस को इन्होंने एक ट्रांसफर एप्लीकेशन डाल रखी थी। ट्रांसफर एप्लीकेशन जो होता है उसकी वजह से, यानी सुनवाई इस कोर्ट में ना होकर किसी और कोर्ट में कराई जाए, तो ये कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ केस को लंबा खींचने का एक जरिया था। इस पूरे प्रकरण में सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव वादी मुकदमा की तरफ से थे और संदीप पांडे की तरफ से जो इसी का एक खड़ा किया गया मोहरा वो था। लेकिन कल जब कोर्ट के अंदर, मैं कल की आपको सूचना दूं, कल कोर्ट के अंदर जब सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव संदीप पांडे की तरफ से वकालतनामा लगाया मृदुल त्रिपाठी ने, हाँ जी दोस्तों, यही मृदुल त्रिपाठी जिन्होंने कंपनी के जो अथॉराइज सिग्नेटरियों का, न जाने कितने अथॉराइज सिग्नेटरियों को अपने हाथ से साइन करके अथॉराइजेशन दिया है, जिन्होंने कंपनी के न जाने कितने दस्तावेजों को यहां वहां मिसयूज किया है, जिन्होंने कंपनी में जाने कितने रिकॉर्ड्स को जो कि इनको दिया गया था कस्टमर की लायबिलिटी चेक करने के लिए, वो लायबिलिटी चेक करने की जगह इन्होंने पूरी तरीके से उस दस्तावेज का गलत इस्तेमाल किया। इन्हें पता चल गया किस कस्टमर कितनी लायबिलिटी है, कहाँ लायबिलिटी, उन कस्टमर को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके उनको डायरेक्ट डील में लेकर के डायरेक्ट रजिस्ट्री करा करके और कस्टमर को दिखाना कि आपकी लायबिलिटी खत्म हो रही, जिसका आपने ऑडियो अभिनव दीप के साथ में सुना भी है कि किस प्रकार से ये लोग बेल का खेल, रजिस्ट्री का खेल, ऑथराइजेशन खेल ये करते चले आए। देखा जाए तो आज की तारीख में मैं आपको बता दूं, फर्जी ऑथराइजेशन बनाने का जिम्मा मृदुल त्रिपाठी का, फर्जी रजिस्ट्रियां कराने का जिम्मा मृदुल त्रिपाठी का, फर्जी दस्तावेज बना करके और उस दस्तावेज के जरिए लोगों को गुमराह करने का जिम्मा मृदुल त्रिपाठी का। इसके ऊपर मृदुल त्रिपाठी के ऊपर पूरी तरीके से कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन डाल दी गई है। जल्दी इसकी भी जांच की जाएगी। जितनी रजिस्ट्रियां कराई गई, जितना भी मृदुल त्रिपाठी ने अपनी तरफ से दस्तावेज बनाकर कोर्ट में लगाया है, वो सारे दस्तावेज जांच के लिए जाएंगे और इनके ऊपर भी बाकायदा कार्रवाई हो, ये मांग कोर्ट में कंपनी से कर दी गई है। इसके साथ साथ सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव फर्जी बेल का खेल में कस्टमर तरफ से एफिडेविट लगाना, इसके एवज में भी कंपनी ने अपनी तरफ से अपना शपथ पत्र दे दिया है कि हमने किसी प्रकार से कोई भी लायबिलिटी खत्म करने का कार्यक्रम नहीं किया, तो कैसे ये लायबिलिटीज इनकी खत्म हो रही हैं। तो ये सारी चीजें जो अभी कोर्ट में थी, सुनवाई में आई थी पिछली तारीखों में, और इस बार की तारीख में इनके पास कोई मुद्दा था नहीं। कोर्ट में सिर्फ ट्रांसफर एप्लीकेशन और जज महोदय के ऊपर आरोप लगाने के अलावा इनका कोई मुद्दा नहीं था। ये सीधा इनको जब कुछ नहीं मिलता है तो ये आरोप लगा देते हैं कि जज और कोर्ट मैनेज हो गई है। अब इसके बाद जब इन्होंने ये आरोप कोर्ट के ऊपर लगाया था पिछली तारीख में कि कोर्ट मैनेज हो चुकी है, जज साहब को भी इन्होंने आरोप लगा दिया आप मैनेज हो चुके हैं, तो हमारी तरफ से एक हमारे अधिवक्ता ने एक दस्तावेज तैयार किया हुआ था जिसमें इन्होंने हाईकोर्ट के अंदर भी यही आरोप लगाया था, हाईकोर्ट के जज महोदय को, चीफ जस्टिस को, कि आपको मैनेज किया गया है, ऐसा आरोप आपके ऊपर है। वो ऑर्डर में आया था। उस ऑर्डर को कस्टमर की तरफ जो अधिवक्ता महोदय खड़े थे उन्होंने बाकायदा कोर्ट में रखा और ये बताया कि ऐसे ये जजों पे लगातार आरोप लगाते रहते हैं और हो सकता है जज महोदय आपके ऊपर भी आरोप आ जाए। ये आरोप, ट्रांसफर एप्लीकेशन, यही इनका हथियार है जिससे ये तारीखें आगे बढ़ाते रहते हैं। खैर, कल कोर्ट में जब ये सारी चीज़ें चली रही थी तो इनका कुछ और मुद्दा तो था नहीं सिवाय इसके कि साहब ये ट्रांसफर एप्लीकेशन पड़ी हुई है, इस केस को ट्रांसफर कर दिया जाए। दूसरा, जज को मैनेज करने का आरोप कि आपको मैनेज किया जा सकता है। इन दोनों पर ये बात कर पाए। बाकी जो भी कस्टमर से अधिवक्ता महोदय खड़े थे उन्होंने अपनी तरफ से अपनी सारी बातें रखी। उन्होंने बताया कि हमारा कस्टमर कभी भी नहीं आया था,
हमारे कस्टमर ने कभी भी कोई समझौते का उस पर साइन नहीं किया है, उसके दस्तावेज फर्जी लगाए गए और संदीप पांडे की बेल गलत हुई है, उस बेल के आधार पर सारी बेल गलत हुई है, उन्हें निरस्त किया जाए। इन सारे पहलुओं पर गौर करते हुए कोर्ट ने जो ऑर्डर्स किए हैं मैं आपको उसके बारे में बताऊं। 8 तारीख को कोर्ट ट्रांसफर एप्लीकेशन जितनी लगी हुई हैं, 3 हैं, उस पर सुनवाई करेगी और सुनवाई करने के बाद वो सारे के सारे केस क्लब करके 16 तारीख को इस केस के ऊपर बाकायदा फाइनल सुनवाई होगी। अब इसी बीच में कहा जाता है ना कि अधूरा डॉक्टर जान का दुश्मन, मृदुल त्रिपाठी जैसे अधूरा वकील, अधूरा ज्ञानी वकील, इसने इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, इसने अपनी तरफ से एक आवाज उठा दी कि साहब वादी मुकदमा जो है अंगद राय, उनको बुलाकर उनका बयान करा लिया जाए। इन्हें लगा कि वादी मुकदमा हो सकता है ना आए, या वादी मुकदमा को ये मैनेज कर लें, या वादी मुकदमा को किसी तरीके से ये हैंडल कर लें। फिलहाल वादी मुकदमा ने इनकी सोच से बहुत आगे बढ़ करके बहुत पहले एक शपथ पत्र आकर कोर्ट के अंदर समक्ष प्रस्तुत होकर खुद ही दिया हुआ है कि वो अपनी ड्यूटी पे थे उस तारीख को, वो आए नहीं थे और उनका हलफनामा गलत लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट की ताजा गाइडलाइन के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति कोर्ट के अंदर आकर के कोई भी शपथ पत्र देता है, किसी प्रकार का शपथ पत्र दे देता उपस्थित होकर स्वतः, तो उसके बाद वो शपथ पत्र मान्य रहता है। अगली तारीख पर अगर वो नहीं भी आ पाते हैं तो भी वो चीज चलती है, मान्य होती है। परंतु ये शायद भूल गए कि वादी मुकदमा अंगद राय, जो कि भारतीय सेना के एक वीर सिपाही हैं और पिछले 1 सालों से भी ज्यादा समय से अपने हक की लड़ाई में वो सिर्फ इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि अगर मुझे मेरी जमीन नहीं मिली है तो मेरा शपथ पत्र कैसे लगा दिया गया। शायद हो सकता है कि कंपनी जितना आक्रोश में इस बात को लेकर के है, शायद ये हो सकता है कि उनके अधिवक्ता महोदय, जो इस समय के अधिवक्ता महोदय हैं, वो जितने आक्रोश में हैं उससे कई गुना ज्यादा आक्रोश में इस समय अंगद राय साहब हैं। और वो कस्टमर जो पिछले 1 साल से अपने हक की लड़ाई सिर्फ इस बात के लिए लड़ रहा है कि कैसे किसी ने मेरा फर्जी सिग्नेचर बना दिया। मैं आशा करता हूं कि निर्धारित तारीख को आकर के जो वादी मुकदमा अंगद राय हैं, वो जो कि भारतीय सेना के एक वीर सिपाही भी हैं और जिनके लिए आज की तारीख में अगर देखा जाए तो कोर्ट के अंदर मौजूद हर एक वकील, हर एक जज, इवन मैं कंपनी मैनेजमेंट बात करूं कि पिछले 1 सालों से मैं भी मॉनिटर कर रहा हूं उनके केस को, हर एक व्यक्ति उनके साथ खड़ा है, हर एक व्यक्ति उनके हक के साथ खड़ा है, हर एक व्यक्ति उनके लिए इंसाफ के साथ खड़ा है। तो ये कोर्ट के अपडेट्स हैं कि सबसे पहले इनके पास बोलने के लिए कोई चीज नहीं थी और इन्होंने उसमें अपनी ये गलती जो करी है, जिसकी वजह से वादी मुकदमा अगर 16 तारीख को आते हैं और आने के बाद वो अपना बयान देते हैं कि हाँ मुझे जमीन नहीं मिली, मेरा फर्जी एप्लीकेशन लगाया गया है, साथ ही शपथ पत्र पहले भी दे चुके हैं, संदीप पांडे और अन्य की जमानतें गलत तरीके से की गई हैं, लेकिन इसके पीछे ही पीछे तकरीबन 5 ऐसी और एप्लीकेशंस हैं जिसमें सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव को मुजरिम बनाया गया है। 5 ऐसी और एप्लीकेशनें आ रही हैं इसके पीछे बैक टू बैक। जैसे ही अंगद राय वाला मामला समापन की तरफ बढ़ेगा, उससे पहले ही तकरीबन 2 से 3 एप्लीकेशन और ऐसी आ चुकी होंगी जिसमें बाकायदा ये मांग की जा रही होगी कि सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव की तरफ से फर्जी एफिडेविट लगा करके इसके सारे वीडियोस जो इसने ग्रुपों पे डाल रखे हुए हैं, जिसमें चीख चीख के कह रहा है कि मेरे चैम्बर से सेटलमेंट होगा, मेरे चैम्बर से रिडम्पशन होगा, मेरे कस्टमर काम होने से कोई नहीं रोक सकता है, मेरी एफआईआर पे काम होगा, मैं एफआईआर करा के ये करा दूंगा, मैंने जमानत कराई है, मैंने अमिताभ जमानत कराई है, संदीप राठौर की फोटो, कोमल की फोटो, इसके अलावा जितने लोग हैं सबकी फोटो, कि जिनके ऊपर इसने मुकदमे कराए फिर उन्हीं के साथ ये फोटो खिंचवा करके दिखा रहे कि देखो हमने इनकी बेल कराई। इससे लगा था कि भारत देश का कानून अंधा हो गया है और ये अंधा कानून है, ये इसे देखेगा नहीं, कानून के आंख से पट्टी कभी खुलेगी नहीं, लेकिन ये भूल चुका है कि भारत देश की कानून व्यवस्था जो दिखाती है उस प्रतिमा में कि हाँ आंखों पे काली पट्टी बंधी हुई है, लेकिन दूसरे हाथ में देखा होगा आपने तलवार भी है और तराजू भी है, कि आंख में पट्टी बंधी हुई फिर भी कानून व्यवस्था अन्याय नहीं करती है, इंसाफ करती है और दोषियों को सजा देती है। तो आंख की पट्टी तो हर कोई देखता है, लेकिन हाथों में ली गई तराजू और दूसरे हाथ में ली गई तलवार, इसे कोई नहीं देखता है। उस प्रतिमा की आंखों में देख करके लोगों को लगता है कि भारत देश का कानून बिल्कुल पूरी तरह से गूंगा बहरा खोखला हो चुका है। लेकिन मेरे भाई, अगर उस कानून पर भरोसा करके कोई व्यक्ति सामने से लड़ने आ जाए, कोई व्यक्ति सामने से आकर खड़ा हो जाए, डट जाए,
तो यकीन जानिए कानून व्यवस्था अपना पूरा काम करती है। आपका विश्वास ही, आपके विश्वास पे ही आपका रिजल्ट मुनस्सर करता है। आपका विश्वास ही किसी चीज को उसके अंजाम तक पहुंचाता है। आज खुशी के साथ ये बात मैं कह सकता हूं कि जो कुछ चल रहा है उससे ना तो जांच एजेंसियां अनभिज्ञ हैं, ना कोर्ट कचहरी अनभिज्ञ है, ना कस्टमर अनभिज्ञ है। हर कोई ये जान रहा है कि इस दलाल ने किस प्रकार से कानून व्यवस्थाओं को, जांच एजेंसियों को, हाई कोर्ट को, हर जगह पर इसने अपने झूठ, अपने परपंच, अपने पाखंड से सबको गुमराह कर रखा था। लेकिन कब तक? यह तभी हो सकता है कि अगर आवाजें उठनी बंद हो जाए, लोग हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं और कानून को दोष देते हुए, व्यवस्थाओं को गाली देते हुए यह कह चुप मार के बैठ जाए कि हमारे साथ अन्याय हो गया। लेकिन यह लड़ाई इसलिए अपने अंजाम तक पहुंच रही है कि हम लोगों ने लड़ना बंद नहीं किया। जिनके लिए लड़े उन्होंने भी हमें बुरा कहा, जिनके वास्ते आज भी लड़ रहे हैं वो भी हम पर कहीं भरोसा करते हैं, कहीं भरोसा नहीं करते हैं। जिन लोगों के हक के लिए हम लड़ रहे हैं उन्होंने हमारे दुश्मनों का साथ दिया, फिर भी हमने अपने लक्ष्य से कभी भी अपनी निगाह नहीं हटाई। और सीधा इस बात पर यकीन था, विश्वास था कि हमें पता था कि हमें कहां लड़ना है, किससे लड़ना है, किस तरह से लड़ना है। हमें ना व्यवस्थाओं से लड़ना है, ना हमें किसी वकील से लड़ना है, ना हमें किसी ऐसे शत्रु से लड़ना है जिसे हम ये मान चले मेरा शत्रु है। हमें सिर्फ और सिर्फ फैलाए हुए झूठ आडंबर से लड़ना है और कानून व्यवस्था में भरोसा करते हुए सिर्फ और सिर्फ इतना विश्वास रखना है कि कानून सबके लिए बराबर है। मैं निवेदन करूंगा सभी जांच एजेंसियों से, मैं निवेदन करूंगा कि आगे आने वाली जांच एजेंसियों से, क्योंकि इस पूरे मामले में हम सब निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे। नई जांच एजेंसियां इसके अंदर इन्वॉल्व होंगी, एक एक एक्टिविटी की जांच होगी, पेपर की जांच होगी, बेल की जांच होगी, रजिस्ट्री की जांच होगी, एफआईआर की जांच होगी और जांच एजेंसियों द्वारा लगाई गई रिपोर्ट की भी जांच होगी। तो मैं निवेदन करूंगा उन आगामी जांच एजेंसियों से कि कानून के ऊपर पूरे देश का बड़ा विश्वास है, हम सबका विश्वास है। हमने कोई भी गलत रास्ता नहीं अपनाया। हम चाहते तो मैनेजमेंट करते, हम चाहते तो घूस खिलाते, हम चाहते तो पैसा देते। हमें कई बार ये बात कहा गया, प्रेरित किया गया, लेकिन आज तक हमारा रिकॉर्ड है कि हमने कभी भी कोई भी कार्य ऐसा नहीं किया और ना करेंगे। जेल में एड़ियां रगड़ लेंगे, सड़ जाएंगे, लेकिन कानून के साथ कभी भी विश्वासघात नहीं करेंगे। हम अपने हक की लड़ाई कानून के साथ लड़ेंगे। मेरा आपसे निवेदन है, आप सभी लोगों से जो आगामी दिनों में इस प्रकरण की जांच में इन्वॉल्व हों, हर वो सबूत हम देने के लिए तैयार हैं, हर वो साक्ष्य हम देने के लिए तैयार हैं जो इस जांच को आगे लेकर के जाएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा, गरीबों का पैसा है, उन लोगों का पैसा है जिनका परिवार इसके और पूरी तरह से पल सकता है। आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, इंसाफ कीजिएगा, निष्पक्ष जांच करिएगा, दोषियों को सजा दिलाइएगा, निर्दोषों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तकलीफ ना हो। क्योंकि 4 साल से लोग लड़ते लड़ते अब थक चुके हैं, भरोसा टूट चुका है, जांच एजेंसियों पर भरोसा टूट रहा है, अदालतों से भरोसा टूट रहा है। अब आपके हाथ में है कि इस भरोसे कैसे आप जिंदा रखें। धन्यवाद।